स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे ईरान के इतिहास से जुड़े कुछ खास पहलू। ईरान का इतिहास। ईरान का पूरा नाम फारस है और इसका इतिहास बहुत ही नाटकीय रहा है, जिसमें इसके पड़ोस के क्षेत्र भी शामिल रहे। ईरानी इतिहास में साम्राज्यों की कहानी ईसा के साल पहले की हकामनी शासकों से शुरू होती है। इसके द्वारा पश्चिमी एशिया तथा मिस्र पर ईसा पूर्व 530 के दशक में हुई विजय से लेकर 18वीं सदी में नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने के बीच में कई साम्राज्यों ने फारस पर शासन किया। इनमें से कुछ फारसी सांस्कृतिक क्षेत्र के थे तो कुछ बाहरी। फारसी सांस्कृतिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में आधुनिक ईरान के अलावा इराक का दक्षिणी भाग, अजरबैजान, पश्चिमी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान का दक्षिणी भाग और पूर्वी तुर्की भी शामिल है। ये सब वो क्षेत्र है जहां कभी फारसी शासकों ने राज किया था और जिसके कारण उन पर फारसी संस्कृति का प्रभाव भी पड़ा। 7वीं सदी में ईरान में इस्लाम आया। इससे पहले ईरान में जरदोशत के धर्म के अनुयायी रहते थे। ईरान शिया इस्लाम का केंद्र माना जाता है। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था तो उन्हें यातनाएं दी गई। इनमें से कुछ लोग भागकर भारत के गुजरात तट पर आ गए। ये आज भी भारत में रहते हैं और इन्हें फारसी कहा जाता है। सूफीवाद का जन्म और विकास ईरान और संबंधित क्षेत्रों में आसपास में हुआ था। ईरान की शिया जनता पर दमिश्क और बगदाद के खूनी खलीफाओं का शासन लगभग काफी सालों तक रहा, जिसका असर आज के अरब ईरान रिश्तों पर भी देखा जा सकता है। 16वीं सदी के आरंभ में सफवी वंश के तुर्क मूल लोगों के सत्ता में आने के बाद ही शिया लोग सत्ता में आ सके। इसके बाद भी देश पर सुन्नियों का शासन हुआ और उन शासकों ने नादिर शाह तथा कुछ अफगान शासक भी शामिल रहे। औपनिवेशिक दौर में ईरान पर किसी यूरोपीय शक्ति ने सीधा शासन तो नहीं किया, पर अंग्रेजों तथा रूसियों के बीच ईरान के व्यापार में दखल पड़ा। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की राजनीतिक स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव आए। इराक के साथ युद्ध में भी देश को इस्लामिक जगत में एक अलग जगह पर ला खड़ा किया। ईरान शहर ईरान में 8000 साल के इतिहास के साथ सबसे पुरानी सभ्यता है। आर्यों का आगमन और फारस। माना जाता है कि ईरान में पहले पुरापाषाण युग कालीन रोग रहते थे। यहाँ पर मानव निकास 1 लाख साल पुराना हो सकता है। लगभग कई सालों पहले से खेती आरंभ हो गई थी। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थल के पूर्व में मानव बस्तियों के होने के प्रमाण मिले हैं। ईरानी लोग लगभग काफी समय से इसके आसपास उत्तर तथा पूर्व की दिशा से आए थे। इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ एक मिश्रित संस्कृति की आधारशिला रखी, जिससे ईरान को उसकी पहचान मिली। आधुनिक ईरान इसी संस्कृति पर विकसित हुआ। ये यायावार लोग ईरानी भाषा बोलते थे और धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना आरंभ किया। आर्यों का कई शाखाएं ईरान में आई। इनमें से कुछ मीदी, कुछ पार्थियन, कुछ फारसी, कुछ सौगदी तो कुछ अन्य नामों से जाने गए। मीदी और फारसियों का जिक्र असीरियाई स्त्रोत्र में लगभग काफी साल पहले से मिलता है। लगभग इसी समय जरदोशत या जोरोएस्ट के नाम से प्रसिद्ध का काल माना जाता है। हालांकि कई लोग तथा ईरानी लोक कथाओं के अनुसार जरदोशत बस एक मिथक था, कोई वास्तविक आदमी नहीं। पर चाहे जो हो, उसी समय के आसपास उसके धर्म का प्रचार उससे पूरे प्रदेश में हुआ। असीरिया के शाह ने लगभग ईसा पूर्व के आसपास इस्राएल पर आधिपत्य जमा लिया। उसने यहूदियों को अपने धर्म के कारण यातनाएं दी। उनके सोलोमन मंदिर को तोड़ डाला और कई यहूदियों को
वहां से हटाकर मीदी प्रदेशों में लाकर बसाया गया। बेबीलोन का क्षेत्र फारसी नियंत्रण में काफी साल पहले आ गया। फारस के शाह अर्तशस्त्र ने यहूदियों को अपने धर्म को पुनः अपनाने की इजाजत दी और कई यहूदी वापस इजराइल लौट आए। इस दौरान जो यहूदी मेदी में रहे उन पर जरदोशत के धर्म का बहुत असर पड़ा और इसके बाद यहूदी धर्म में काफी परिवर्तन आया। बाइबल के पुराने ग्रंथ में पारसियों के इस क्रम का जिक्र मिलता है। हखामनी इस समय तक फारस मीदी साम्राज्य का अंग और सहायक रहा था, लेकिन एक फारसी राजकुमार साइरस ने मीदी के राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने मीदी राजा एसटीएच को पद्युचत कर राजधानी एकबताना पर नियंत्रण कर लिया। उसने हखामनी वंश की स्थापना की और मीदियों और फारस के रिश्तों को पलट दिया। अब फारस सत्ता का केंद्र और मीदिया उसका सहायक बन गया। पर कुरैश यहाँ तक नहीं रुका। उसने लीडिया एशिया माइनर के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उसका साम्राज्य तुर्की के पश्चिमी तट से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया। उसके पुत्र कंबोजिया ने साम्राज्य को मिस्र तक फैला दिया। इसके बाद कई विद्रोह हुए और कई दारा प्रथम ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग अपनाया। हालांकि दारुश ने यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार युवाओं का समर्थन प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उसने साइरस या कैम्बिसेस की तरह कोई खास सैनिक सफलता तो अर्जित नहीं की, पर उसने कई सालों के आसपास यूरोप में अपना सैन्य अभियान चलाया था। उसके बाद पुत्र खशियार शासक बना, जिसके उसके मिस्र तथा बेबीलोन के विद्रोह पर पुनर्विजय तथा ग्रीक अभियानों के लिए जाना जाता है। उसने एथेंस तथा स्पार्टा के राजा को हराया। थर्मोपैले की लड़ाई में स्पार्टा के राजा लियोनेडिस को उसने मारकर गिरा दिया था। फारसी सेना को भी बहुत इससे नुकसान पहुंचा था। यूनानी कथाओं के अनुसार लगभग 100 लोगों की एक सैन्य टुकड़ी ने फारसी सेना को कई दिनों तक आगे नहीं बढ़ने दिया और बहुत नुकसान भी पहुंचाया। आगे चलकर उसने एक्रोपोलिस में एथेंस पर कब्जा कर लिया और इसको जला दिया। बाद में उसे सलामस के पास हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद उसकी सेना को और भी प्रदेश हारने पड़े। जेरेक्सेस के पुत्र अर्तेकजेरेक्सेस ने गद्दी संभाली। उसने विस्थापित यहूदियों को अपना मंदिर फिर से बनाने की इजाजत दी। उसके बाद अर्तेकजेरेक्सेस द्वितीय, फिर अर्तेकजेरेक्सेस तृतीय और इसके बाद दारा तृतीय के समय तक फारसी सेना काफी संगठित हो गई थी। सेना में घुड़सवार अधिक मात्रा में हो गए थे और सैन्य कौशल भी बढ़ गया था। सिकंदर का आक्रमण। पर इसी समय मकदुनिया में सिकंदर का उदय हो रहा था। सिकंदर ने एशिया माइनर पर धावा बोल दिया। दारा को भूमध्य सागर के तट पर इसूस में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद सिकंदर ने 3 बार दारा को हराया। सिकंदर ईसा पूर्व परसेपोलिया आया और उसके फतह के बाद उसने शहर को जला देने का आदेश दिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और फिर वो वापस लौट गया। कई सालों के आसपास बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद उसके जीते फारसी साम्राज्य को इसके सेनापति ने अपने में विभाजित कर दिया। नादिर शाह। नादिर कोली ने अफगानों के प्रभुत्व को कम किया। उसने अपना जीवन विपन्नता से आरंभ किया था और फारस का शाह ही ना बना, बल्कि उसने उस समय ईरानी साम्राज्य के सबल शत्रु उस्मानी साम्राज्य और रूसी साम्राज्य को ईरानी क्षेत्रों से बाहर निकाला। वो एक तुर्क था, पर उसने साफवियों को पश्चिमी की ओर से आक्रांत ऑटोमन तुर्कों के खिलाफ मदद की। इससे वो अवसान प्राय साफवियों की सेना में उच्च स्थान पा सका। तैमूर लंग को अपने आदर्श मानने वाला नादिर कोली अफशरी कबाले का था और उसका जीवन उसकी सैन्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता है।
इस्लाम का उदय और अरब। इसी समय अरब मोहम्मद साहब के नेतृत्व में काफी शक्तिशाली हो गया था। उन्होंने गाजा के निकट बैजेन्याटाइनो को एक निर्णायक युद्ध में हरा दिया। फारसी साम्राज्य पर भी उन्होंने आक्रमण किए थे, पर वो उतने सफल नहीं हो पाए थे। उन्होंने हमादन के निकट यजदेग्रद को हरा दिया। इसके बाद वो पूरब की तरफ सहायता याचना के लिए भागा, पर उसकी मृत्यु मर्व में हो गई। उसके ही लोगों द्वारा इसके बाद अरबों का प्रभुत्व बढ़ाया गया। खुरासान पर अधिकार कर लिया और लगभग बालक को जीत लिया। पार्थियन सिकंदर के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था सेल्यूकस। उसका नियंत्रण मेसोपोटामिया तथा ईरानी पठारी क्षेत्रों पर था, लेकिन इसी समय से उत्तर पूर्वी में पात्रियों को विद्रोह आरंभ हो चुका था। पार्थियनों ने हकामनी शासकों की भी नाक में दम कर रखा था। पार्थियनों ने पश्चिम में रोमानों का सामना किया और पूर्व में साथियों का। इसमें उनका शासन प्राय अशांत रहा। मित्राडेट्स ने अपेक्षाकृत स्थायित्व से शासन किया। मित्राडेट्स ने रोमन सीरिया के गवर्नर क्रेसिस को करहे के युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध में क्रेसिस ने पार्थियनों के सेनापति सुरैन के साथ समझौता करने की भी कोशिश की, पर उसका अंत सिर कटने के बाद हुई। सुरैन की चरित्र को भी शायद बाद में 10वीं सदी में फारसी कवि फिरदौसी ने अपने ग्रंथ शाहनामे में रुस्तम नाम से अमर कर दिया। रुस्तम न सिर्फ एक बहादुर सेनापति था, बल्कि एक भावुक प्रेमी भी था। सूफीवाद। अब्बासीद काल में ईरान की प्रमुख घटनाओं में से एक थी सूफी आंदोलन का विकास। यद्यपि सूफी आंदोलन तो अरब और इराक के इलाके में जन्मा था, पर उसको संपूर्ण रूप ईरान में मिला। सूफी वो लोग थे जो धार्मिक कट्टरता के शिकार थे और सरल जीवन पसंद करते थे। इस काल में फारसी भाषा ने अभूतपूर्व कवियों को जन्म दिया। रुदाकी, फिरदौसी, उमर खयाम, नासिर खुसरो, रूमी, इराकी सादी, हफीज आदि इस काल के प्रसिद्ध कवि हुए, जिसमें कईयों को सूफीवाद के प्रेरणता के रूप में जाना जाता है। इस काल की फारसी कविता को कई जगहों पर विश्व का सबसे बेहतरीन काव्य भी कहा गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।